नमस्कार सर, मैं आनंद। स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के इस सफ़र पर। दोस्तों, आर्थिक आज़ादी सबके जीवन में आना चाहिए और इसीलिए सब लोग अपनी मेहनत की कमाई को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं, कहीं ना कहीं पैसे को काम पर लगाते हैं। लेकिन मैं अक्सर ये देखता हूँ कि लोग नाम के चक्कर में ज़्यादा भागते हैं, नाम के चक्कर में या रिटर्न के चक्कर में। वो इन बाकी चीज़ों को नहीं देखते कि उनको क्या देख करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत से लोग एसबीआई के नाम पर बहुत सारा पैसा, सारे फंड सिर्फ एसबीआई के म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, एलआईसी के म्यूचुअल फंड खरीदते हैं या एचडीएफसी के म्यूचुअल फंड खरीदते हैं। ये सब करना कितना सही है, कितना नहीं है। एलआईसी के बारे में भी बहुत से लोगों को देखा मैंने कि बहुत सारे लोग एलआईसी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। उस पर मैं बात करूँगा और साथ में बात करूँगा कि म्यूचुअल फंड में अपनी मेहनत की कमाई को लगाने से पहले क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो भी आपका पैसा ग्रोथ करेगा और सुरक्षित रह सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन के बटन को ऑन करके ऑल का घंटा दबा दीजिए। और हाँ, म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपके सवालों के जवाब दे पाऊँ। देखिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि एयूएम, एसेट अंडर मैनेजमेंट, इसको भी देखना जरूरी है। अगर कोई नया फंड लॉन्च हुआ है, उसका एयूएम कम है, 5,000 करोड़ से कम हो, हाँ इंडेक्स फंड की बात छोड़ करके, इंडेक्स फंड का एयूएम थोड़ा सा कम ही है क्योंकि लोग उस तरफ ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए। बाकी मैं समझता हूँ इंडेक्स फंड भी बहुत अच्छे होते हैं। तो एसेट अंडर मैनेजमेंट ये भी देखना है कि उस फंड के पास कितना पैसा है, इसको देखना चाहिए। दूसरा, एएमसी स्कीम का टाइम, यानी ये भी देखना चाहिए कि अगर किसी एएमसी के चक्कर में ना पड़ें, जैसे एसबीआई। अब आप एसबीआई के नाम पर अगर सारे फंड एसबीआई के खरीद लेते हैं, या आपका वहाँ पे बैंक अकाउंट है, एचडीएफसी में आपका बैंक अकाउंट है और आप वहाँ जाते हैं, या एलआईसी का एजेंट कोई आपसे मिल जाता है और वो आपसे कहता है, या बैंक मैनेजर कहता है, बैंक वाले कहते हैं कि भैया हमारे इस फंड में पैसा लगाओ, हमारे इस फंड में पैसा लगाओ, वो आपसे बहुत सारी ऐसी बातें कहते हैं और आप उनके कहने पे लगा देते हैं। एक फंड, दो फंड, तीन फंड, चार फंड, सब एक ही एएमसी के, एसबीआई एसबीआई, एलआईसी एलआईसी, एचडीएफसी एचडीएफसी, कोई भी। तो इससे बचना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि वो एएमसी कितने साल पुरानी है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, क्या वो नया नया तो मार्केट में नहीं आया है। अगर उसका अनुभव, उस एएमसी का अनुभव फाइनेंस के क्षेत्र में अगर 10 साल 12 साल का है तो ज़्यादा अच्छा समझता हूँ। अगला, बहुत से लोगों को देख रहा हूँ एनएफओ, न्यू फंड ऑफर। जैसे ही न्यू फंड ऑफर आता है, लोग सोचते हैं कि यहाँ पर सस्ती एनएवी मिलेगी, 10 रुपये में मिल जाएगी, तो मैं इसको खरीद लेता हूँ, ज़्यादा पैसे बना पाऊँगा। और इसीलिए वो नए फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करने देखते हैं कि यहाँ सस्ते में माल मिल रहा है, ले लूँ। पर यहाँ सस्ता महंगा नहीं, अगर आप महंगी एनएवी भी खरीदेंगे, सस्ती भी खरीदेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा रिटर्न में। रिटर्न में फ़र्क पड़ता है उस म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस पे। और परफॉर्मेंस में फ़र्क कैसे पड़ता है कि जो उस फंड का मैनेजर है वो किस प्रकार के फंड खरीदता है, किस प्रकार के शेयर खरीदता है और बेचता है, वो पोर्टफोलियो कैसे बनाता है, उस पर फ़र्क पड़ता है। अब जाहिर सी बात है कि अगर कोई नया फंड ऑफर आ रहा है, कोई नई स्कीम लॉन्च हो रही है, तो उसका एयूएम, एसेट अंडर मैनेजमेंट कम होगा। जब कम होगा तो यहाँ पर भी हमको इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए एनएफओ से। हम वही पैसा लगाएं जिसका ट्रैक रिकॉर्ड हमको पता हो। अगला, शॉर्ट टर्म रिटर्न के मामले में शॉर्ट टर्म की रिटर्न को देख करके इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप इन सब बातों को ध्यान से सुन रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप म्यूचुअल फंड में नुकसान नहीं उठाएंगे, परेशान नहीं होना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म का जो रिटर्न है उसको देख करके कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। वो कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं, किसी कारण से वो फंड शॉर्ट टर्म में अच्छा रिटर्न दिया, लेकिन ज़रूरी नहीं है।
हमको हमेशा ये देखना चाहिए कि फंड ऐसा हो जो मार्केट गिरने पर ज़्यादा ना गिरे, मार्केट बढ़ने पर बहुत ज़्यादा ना बढ़े। मतलब रिटर्न के चक्कर में ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, सारी चीज़ों को, बाकी चीज़ों को भी समझना चाहिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब ये सबसे बड़ी बात, चाहे नए फंड में लगाएं चाहे पुराने फंड में पैसा लगाएं, इसको ध्यान देना चाहिए। अपना लक्ष्य, आपका लक्ष्य क्या है उसको ध्यान रखना है। अगर आपका लक्ष्य, मान लीजिए बड़ा लक्ष्य है मकान खरीदने का और 20 साल 30 साल का समय आपके पास है, तो आप स्मॉल कैप मिड कैप में आप अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। छोटा लक्ष्य है जो काम जल्दी पूरा हो, जल्दी आपके पास काम आने वाला है, उसके लिए आप तुम्हारे शॉर्ट टर्म डेट फंड में लगा सकते हैं, लिक्विड फंड में लगा सकते हैं। ऐसे फंड में आप लगा सकते हैं जहां पर टाइम ड्यूरेशन आपका कम हो और लक्ष्य जल्दी आने वाला है। जैसे मान लो आपको बाइक खरीदनी है, 2 साल 3 साल में 4 साल में बाइक खरीदनी है, तो आप उस टाइप के फंड चुनेंगे। लेकिन आपका समय लंबा है, आपका लक्ष्य लंबा है, तो आप स्मॉल कैप मिड कैप में भी अपना पैसा लगा सकते हैं। टाइम, वही जैसे लक्ष्य में ही आ गया, आपको टाइम का ध्यान रखना है कि आप जो पैसा लगा रहे हैं वो कितने समय के लिए लगा रहे हैं। अब कितने समय के लिए लगा रहे हैं का मतलब, मान लीजिए आपके कोई 4 लक्ष्य हैं, तो ये सब लक्ष्य का टाइम आप देख लीजिए कितना कितना है। हो सकता है इसके लिए आपके पास 25 साल का टाइम हो, इसके लिए आपके पास 20 साल का समय हो, ये काम जल्दी ही आपका आने वाला हो, इसको 15 साल का समय हो, और ये हो सकता है आपको 5 साल में ही ये लक्ष्य पूरा करना है, ये काम करना है। तो उस हिसाब से आपको फंड का चुनाव करना चाहिए। अगला, रिस्क की क्षमता। ये भी देखें कि जब आप मार्केट में किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो आपकी रिस्क सहने की क्षमता कितनी है, क्योंकि मार्केट में कभी कभी 30%, 40%, 50% की गिरावट भी देखने को मिलती है। हो सकता है आपने इन्वेस्टमेंट किया, उसके 6 महीने बाद ही मार्केट में बड़ी गिरावट हुई और आपका पैसा आधा हो गया। तो क्या आप उसको सह सकते हैं, झेल सकते हैं, वो समय काट सकते हैं? उस सब को भी ध्यान आपको रखना चाहिए। एक एज फैक्टर, ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी उम्र 20 साल 25 साल की है तो आप रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं, आपके पास टाइम ज़्यादा है, मतलब आपके पास रिस्क लेने की क्षमता ज़्यादा है। लेकिन अगर आपकी उम्र 50 साल हो गई हो, 45 साल हो गई है, तो ये आप जान लीजिए कि आपके पास रिस्क लेने की क्षमता कम है। तो आपको उस प्रकार के फंड चुनना चाहिए, जैसे हाइब्रिड फंड, बैलेंस एडवांटेज फंड, या फिर थोड़ा बहुत और रिस्क ले सकते हैं तो इंडेक्स फंड। इस तरह से आपको चुनना चाहिए। फिर पैसों की आवश्यकता कब है? जैसे कई कमेंट मेरे पास आते हैं 5 साल के लिए जमा करना है, 3 साल के लिए जमा करना है। तो देखिए भैया, 3 साल 5 साल के लिए तो मैं कहूँगा कि म्यूचुअल फंड में आना ही नहीं चाहिए। बढ़िया बैंक में जाएं, पोस्ट ऑफिस में जाएं, आरडी कर दें, वो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर 3 साल 5 साल के लिए पैसे लगाना मुझे लगता है ठीक नहीं है। तो आपको ये भी देखना है कि आपको पैसों की आवश्यकता कब पड़ने वाली है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि क्या हाल चाल है, इन फंडों को देखते हैं। मैं कुछ फंड यहाँ पे दिखाऊंगा। LIC का फंड, SBI का म्यूचुअल फंड, HDFC का म्यूचुअल फंड, निप्पॉन इंडिया, ये ऐसे फंड के बारे में देखूंगा। आपने जैसे थंबनेल में पढ़ा LIC, तो मैं बताऊंगा कि मुझे लगता है LIC के जितने भी फंड हैं वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, अब आपको वहाँ पे इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, उसका निर्णय आप इस वीडियो को देखने के बाद लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर अगर 10 साल का रिटर्न देखूं, 10 साल में रिटर्न में मैं देखूं, अगर ये है निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, 10 साल का टाइम ड्यूरेशन, पिछला 10 साल यदि किसी ने पैसा लगाया तो निप्पॉन इंडिया के जो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है उन्होंने कैसा रिटर्न बना कर दिया। तो आप यहां देख सकते हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ने 10 साल में 20% से ज़्यादा का रिटर्न, फिर दूसरा फंड 17% से ज़्यादा, 16, 15, ये सब आप देख सकते हैं। मैं सबको आपको बताना नहीं है मुझे, आप इसको देख सकते हैं, वीडियो को रोक कर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर भी अभी देख सकते हैं। पर मैं आगे आपको फंड को कंपेयर करूंगा, LIC से कर रहा हूं मैं,
LIC का, क्योंकि सब लोगों को लगता है LIC में पैसे लगा दिए मतलब निश्चिंत है, ग्रोथ करेगा ही करेगा। ऐसा नहीं है। LIC अलग है, SBI अलग है और उन्हीं के ये म्यूचुअल फंड अलग हैं। तो ये आपने देखा निप्पॉन इंडिया का। अब मैं देखता हूं SBI का म्यूचुअल फंड। यहां पर अगर मैं 10 साल के रिटर्न की बात करूं और ये रिटर्न में मान के चल रहा हूं किसी ने 10,000 रुपए लगाया, उसी से 10,000 रुपए किसी ने आज से 10 साल पहले लगाए थे SBI के म्यूचुअल फंड में, तो SBI के जितने इक्विटी फंड यहां पर हैं, इक्विटी ओरिएंटेड, तो यहां पर भी SBI का स्मॉल कैप ने 18% से ज़्यादा का रिटर्न बना के दिया। दूसरा यहां देखेंगे 16% से ज़्यादा, 16 से ज़्यादा, 16 से ज़्यादा, 15 से ज़्यादा, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह आगे आप LIC का भी दिखाऊंगा आपको मैं। अब यहां पर अगर आप देखें उसी 10 साल के टाइम पीरियड में आपने वहां देख लिया। अब यहां पर देखेंगे आप HDFC का, HDFC AMC का म्यूचुअल फंड, इक्विटी ओरिएंटेड, 10 साल का टाइम यहां पर भी लिया हूं। 10,000 रुपए किसी ने लगाए वो बता रहा हूं। यहां पर भी देखेंगे आप तो HDFC स्मॉल कैप नंबर 1 पर है, HDFC मिड कैप नंबर 2 पर है, HDFC फ्लेक्सी कैप 3 नंबर पर है। रिटर्न के मामले में 18% से ज़्यादा, ये भी लगभग 18% मान लें, ये 16% से ज़्यादा, ये 14 से ज़्यादा। AUM की बात भी करूं, हाँ AUM पे मैंने ध्यान आपका नहीं दिया, तो यहाँ पे AUM देख सकते हैं इस फंड का 36,000 करोड़ से ज़्यादा, 83,000 करोड़ से ज़्यादा, 82,000 करोड़ से ज़्यादा, 26,000 करोड़ से ज़्यादा, 22,000 करोड़ से ज़्यादा, 16,000 करोड़, 7,000 करोड़ भी है, 37,000 भी। अब ये जो है ना वैल्यू फंड है, इसलिए इसका AUM कम है। ये सेक्टरल फंड है, इसका AUM कम है। लेकिन दूसरे जो ऊपर वाले वहाँ देख लें तो यहाँ पर भी आप देखेंगे 64,000 करोड़, 38,000 करोड़, 7,000 करोड़, 8,000 करोड़, 46,000 करोड़, ये 714 करोड़, 44 करोड़ से ज़्यादा, ये आप देखें 83 करोड़, 14 करोड़। और SBI का AUM देख लें, फंड का साइज के अनुसार देख लें तो आप देखेंगे 53 करोड़, 46 करोड़, 46 करोड़, 45 करोड़, 44 करोड़, 43 करोड़, 40 करोड़। ये आप AUM भी देख सकते हैं इस AMC के म्यूचुअल फंड स्कीम का। और आपने इसका, अब LIC की बात कर ले 10 साल में, तो आप देखेंगे LIC का सबसे पहले तो यहां पर 10 साल के पीरियड में LIC के ये फंड मेरे सामने आए, जिसमें सबसे ज्यादा AUM अगर देखूं तो वो है कितना, 1,445 करोड़। आपने वहां देखा 40 करोड़, 45 करोड़, 85 करोड़, और यहां पर देखो आप सिर्फ 1,445 करोड़। रिटर्न के मामले में भी आपने वहां देखा 18%, 17%, लेकिन यहां पर हाईएस्ट रिटर्न अगर देखो वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का तो 15% से ज्यादा का रिटर्न, 14, 11, 8, ये देख सकते हैं आप। तो ये AUM का भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है हमारे पोर्टफोलियो पर। ये 10 साल का देखें, लेकिन पिछले 5 साल में मार्केट खूब बूम में चला, काफी अच्छा पैसा बना लोगों का पिछले 5 साल में। अब इसको भी अगर हम देखें 5 साल में भी देख लेते हैं तो यहां पर फिर से HDFC का देखें तो यहां पर भी आप AUM देख सकते हैं 5,000 करोड़, 46,000 करोड़, 4,000, 22,000, 29,000, 35,000, 3,000, 33,000। ये जो स्कीम का AUM है वो देख लें। SBI की बात करूं 5 साल में तो यहां 5,000 करोड़ से ज्यादा, 46,000 करोड़, 4,000, 22,000, 29,000, 35,000, 3,000, 33,000। रिटर्न भी आप देखेंगे तो यहां पर 5 साल में जब मार्केट में खूब पैसा बना लोगों का तो HDFC का जो टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड था इसका PSU फंड, तो ये आप देखेंगे 32.56% का रिटर्न बना करके इसने दिया है। अगर मैं यहां की बात करूं 32.56% का रिटर्न 5 साल में दिया है। लेकिन अगर मैं वहीं ICICI प्रूडेंटियल की बात करूं तो यहां पर भी आप देखेंगे 37% से ज्यादा का रिटर्न, 31% से ज्यादा का रिटर्न टॉप परफॉर्मिंग में। और LIC की बात करूं तो 31% का रिटर्न, 27% का रिटर्न, 21% का रिटर्न। तो ये 10 साल, 5 साल सभी जगह पे हमने देखा इन 2 टाइम पीरियड में। तो हमको LIC का परफॉर्मेंस, यानी LIC म्यूचुअल फंड स्कीम का परफॉर्मेंस काफी लोअर दिखाई दिया।
और AUM भी इसका घटता ही दिखाई दे रहा है। ये देखिए ना, 966 करोड़, 604 करोड़, 330 करोड़, 639 करोड़, 181 करोड़, अधिकतम अगर देखूँ 3014 करोड़ का, ये आप देख सकते हैं। तो इस LIC के अधिकतर म्यूचुअल फंड का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है, यानी उनके पास जो पैसा है वो काफ़ी कम है और अधिकतर फंड LIC के अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत अच्छा रिटर्न बना करके इस म्यूचुअल फंड ने नहीं दिया है। तो आप समझ गए होंगे कि हमको कहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, ताकि हमारी मेहनत की कमाई सही जगह पर इन्वेस्ट हो और सही तरीके का रिटर्न बना के देखे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए अब कुछ कमेंट ले लेता हूँ। बहुत सारे कमेंट मैं नहीं ले पा रहा हूँ आज के वीडियो में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मगर मैं कुछ कमेंट ले लेता हूँ। तो आप देखेंगे मेरे पास सबसे पहला कमेंट है तुकाराम सर का। ये लिखते हैं, सर LIC म्यूचुअल फंड कैसा होता है SIP या लमसम के लिए। देखिए तुकाराम जी, मैंने ये वीडियो पूरा LIC पर ही मेरा फोकस था, उसको आप देख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब आप समझ जाएं कि आपको कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है और कहाँ नहीं करना है। अब अगला कमेंट मेरे पास है सूरजपाल सर। सूरजपाल सर लिखते हैं कि सर मैं सूरजपाल MP खंडवा से हैं और आप 10 लाख का पोर्टफोलियो बनाया है। अब 10 लाख का पोर्टफोलियो आपने बना लिया है, अच्छा किया, लेकिन आपके पास फंड कौन से हैं? बंधन एग्रेसिव हाइब्रिड, ठीक है। और उसके बाद दूसरा आपके पास है एडलवाइस एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। तीसरा आपके पास है ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड। और चौथा आपके पास में निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड ग्रोथ। देखिए, अब यहाँ पर बहुत सारे फंड जो हैं वो मेरे हिसाब से सही नहीं है, लेकिन आपके हिसाब से सही है, क्योंकि आपने यहाँ पर ये नहीं लिखा सूरजपाल सर कि आपका टाइम कितना है। अगर आपका टाइम ज़्यादा है तो मैं डेट फंड वगैरह में पसंद नहीं करूँगा कि वहाँ पर लगाएं, क्योंकि यहाँ पर उतना अच्छा रिटर्न नहीं बनता। लेकिन पैसा आपका है, आपको अपने रिस्क के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप यहाँ टाइम लिख देते और आपकी उम्र कितनी है ये लिखते तो मैं शायद कुछ और बता पाता। दोस्तों, मेरा ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से है, मैं कहीं भी कुछ खरीदने, बेचने या इन्वेस्टमेंट करने की सलाह नहीं देता। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।